नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बस। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के एक ही वीडियो में पूरे एक्सरसाइज को हम कवर करेंगे। जितने भी एक्सरसाइज है केमिस्ट्री में सभी को कवर करेंगे और ये दृष्टि साइंस से मैं कवर करवाऊंगा। आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं कवर करवाऊंगा जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए एग्जाम के क्वेश्चन है और आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। जनरल साइंस के ये क्वेश्चन केमिस्ट्री के, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और पहला जो टॉपिक है हमारे सामने, मैटर एंड देयर प्रॉपर्टी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हैं कि आपको कितना नॉलेज है, केमिस्ट्री में कितना आता है, ठीक है ना। आप लोग अपने स्कोर को बताइएगा कि कितना स्कोर आया कौन से टॉपिक में, ठीक है। चलिए तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, यहाँ पे देखिएगा। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि कोहरे में निम्न में से कौन से कोलाइडल तंत्र अभिव्यक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, गैस में द्रव्य, द्रव्य से में गैस, गैस में ठोस, द्रव्य में द्रव्य। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कोहरे में निम्न में से कौन सा कोलाइडल तंत्र अभिव्यक्त होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा गैस में द्रव्य हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, ऑप्शन देखिएगा, रंगहीन पदार्थों की पहचान करने में, पदार्थों की संरचना का निर्धारण करने में, रंगीन पदार्थों के प्रभाजी अवशासन में, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो सही आंसर आप लोग बताइएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। और ये बीपीएससी का क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्रोमेटोग्राफी। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। पयास क्या होता है? पयास से एक कोलाइडल होता है, द्रव्य में गैस का, गैस में द्रव्य का, गैस में द्रव्य का, द्रव्य में द्रव्य का, ठोस में गैस का। तो चार ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर आप लोग बताने का कोशिश कीजिए, सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, मतलब पयास एक कोलाइड द्रव्य में द्रव्य का होता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिएगा। दूध क्या है? पयास है, निलंबन है, फेन है या जेल है? कमेंट कीजिए, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दूध क्या है? द्रव्य में द्रव्य हो जाएगा, मतलब पयास हो जाएगा, पायस। आगे क्या है? समुद्री जल को किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जाता है? अवशासन, वाष्पन, फिल्टरन या प्रभाजी अवशासन? तो सही आंसर आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? अवशासन हो जाएगा। समुद्री जल को किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो अवशासन, ऑप्शन नंबर ए, अवशासन के द्वारा। आगे देखिएगा। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक समानता प्रयोग होने वाली वस्तु क्या होती है? सोडियम ऑक्साइड, ठीक है ना, सोडियम ऑक्साइड तथा आर्गन, सोडियम वाष्प तथा नियॉन, पारा वाष्प तथा आर्गन, और ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड तथा नियॉन। सही आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा पारा वाष्प और आर्गन हो जाएगा। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक समानता प्रयोग होने वाली वस्तु पारा, मरकरी वाष्प और आर्गन हो जाएगा, ठीक है ना। सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, फ्लाइट मोड ऑन कर देता हूँ ताकि कोई मैसेज या कॉल ना आ सके, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने शायद देख लिया। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। निम्न द्रव्यों में से कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है? कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है? मरकरी, पानी, ईथर या बेंजीन? तो आपको बताना है कि उष्मा का बहुत अच्छा चालक कौन सा हो जाएगा। तो बहुत अच्छा चालक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा। उष्मा का बहुत अच्छा चालक कौन सा हो जाएगा? मरकरी हो जाएगा। निम्न द्रव्यों में से कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है? मरकरी हो जाएगा। आगे देखिएगा। निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप पे द्रव्य है? सीसा, मरकरी, निकल या टीन? इसका आंसर सभी को पता होगा और सभी को ही बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ये मरकरी हो जाएगा। ये सामान्य ताप पे क्या होता है? लिक्विड अवस्था में होता है। आगे देखिएगा। रासायनिक रूप में सूखी बर्फ को क्या कहा जाता है? तो ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, आशुद्ध जल से बनी बर्फ है, साधारण नमक का मिश्रण, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड? तो सभी का आंसर आ चुका होगा और सही आंसर आप लोग बता सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। आयोडीन और पोटेशियम कोलाइड
कोलाइड में के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जाता है? अवशासन द्वारा, फिल्ट्रेशन द्वारा, ऊर्ध्वपतन द्वारा या अवशासन असवन द्वारा। तो जल्दी से बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपतन द्वारा। आयोडीन और पोटेशियम कोलाइड के मिश्रण को आयोडीन को अलग किया जाता है ऊर्ध्वपतन के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गदले पानी का उपचार फिटकरी से करते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्कंदीकरण, इमलिशीकरण, अवशोषण या अधिशोषण। सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब स्कंदीकरण हो जाएगा। शुद्धिकरण की प्रक्रिया को गदले पानी का उपचार फिटकरी से करते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्कंदीकरण कहलाती है। चलिए आगे कहते हैं। मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्त स्राव को रोक देती है, इसका कारण क्या होता है? ये पूछा गया है। तो विलाय, किन्नयन, इमल्सन या अपोहन या स्कंदन। सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्कंदन हो जाएगा, जिसके कारण फिटकरी क्या करता है? रक्त को रोक देता है। शेविंग करने के बाद देखते होंगे फिटकरी का यूज किया जाता है इसी कारण। अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है, अशुद्ध कपूर को शुद्ध कैसे किया जाता है ये पूछा गया है। तो ऊर्ध्वपतन के द्वारा, प्रभाजी के क्रिस्टिक्लन के द्वारा या फिर प्रभाजी अवशासन आसवन के द्वारा या भापीय आसवन के द्वारा। सही आंसर आप लोग बताइए कमेंट करके। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशुद्ध कपूर शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपतन के द्वारा। ठीक है ना, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है। वायु मिश्रण है, गैसोलीन, एलपीजी, आसूत जल। इनमें से बताना है कि कौन सा मिश्रण नहीं है। तो अभी तक तो मुझे लगता है सबका आंसर आ गया होगा, ऑप्शन नंबर डी आसूत जल। ठीक है, आगे देखिएगा। अल्कोहल जल मिश्रण में से जल को अलग किया जा सकता है, अल्कोहल जल मिश्रण में से जल को अलग किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवशासन के द्वारा। किसके द्वारा? आसवन के द्वारा, आसवन के द्वारा। अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है आसवन के द्वारा। चलिए आगे देखिएगा। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने से में जल प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि ज्वाला इतनी गर्म होती है कि जल उसे ठंडा नहीं कर पाता है। जल एवं पेट्रोल में रासायनिक अभिक्रिया होती है। जल एवं पेट्रोल एक दूसरे में मिक्सचर है एक दूसरे के, और जल एवं पेट्रोल अमिश्रणीय और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है, अतः जलता रहता है। तो सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि जल एवं पेट्रोल अमिश्रणीय और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है, अतः जलता रहता है। ठीक है ना, आगे देखिएगा। निलंबन कण किसके बीच में एक जैसा आकार रखते हैं? तो निलंबन कण, इस क्वेश्चन का मैं सही आंसर आप लोग दे देता हूँ। निलंबन कण किसके बीच में एक जैसे आकार रखते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, 10⁵ और 10�7 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा मूल तत्व है? रेत, हीरा, संगमरमर या शक्कर। तो इसमें से पूछा गया है कि मूल तत्व कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मूल तत्व क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। डायमंड क्या हो जाएगा? प्योर एलिमेंट हो जाएगा, मूल तत्व हो जाएगा। आगे देखिएगा, माइका क्या होता है? तो माइका क्या होता है, मैं सही आंसर सीधा बताता हूँ आपको, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक होता है माइका। उष्मा का क्या होता है? चालक होता है, और विद्युत का कुचालक होता है माइका। तो ये आपको क्या करना होगा? याद रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। और अगला टॉपिक आप देख सकते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर टॉपिक नंबर 2, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो जितने भी केमिस्ट्री का टॉपिक है इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा परमाणु एटम का भाग नहीं है? परमाणु एटम का भाग नहीं है, आपको बताना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फोटॉन। तो सही आंसर अभी तक मुझे लगता है कि आप लोगों ने दे दिया होगा। जल्दी से बताइए सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा। और दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। सही आंसर अभी तक क्या आ गया होगा? फोटोन आ गया होगा, ऑप्शन नंबर डी आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। एक ही प्रकार का
एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? खनिज यौगिक में, खनिज मिश्रण में, प्राकृतिक तत्व में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? बीपीएससी 2011 का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा 2 का सी हो जाएगा, मतलब प्राकृतिक तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं। चलिए आगे देखिएगा। परमाणवीय नाभिक किसने खोजी थी? रदरफोर्ड, डाल्टन, आइंस्टीन या थॉमसन? तो परमाणवीय नाभिक किसने खोजी थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रदरफोर्ड ने खोजी थी। किसने खोजी थी? रदरफोर्ड ने खोजी थी परमाणवीय नाभिक। आगे देखिएगा। जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली समुदाय की ऊर्जा वर्जित होती है, वर्धित होती है, घटती है, वैसे ही रहती है, बढ़ती है या घटती है? तो क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घटती है। ठीक है ना। जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली समुदाय की ऊर्जा घटती है। आगे देखिएगा। आगे क्या है? किसी तत्व के रासायनिक गुण को कौन तय करता है? तो प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, उपयुक्त में से सभी। तो किसी तत्व के रासायनिक गुण को कौन तय करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या तत्व के रासायनिक गुण को तय करता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। किसी तत्व के तुल्य यांकिक भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब परमाणु भार हो जाएगा। किसी तत्व के तुल्यांकी भार और संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो परमाणु भार के बराबर होता है। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनीय सहयोजक तथा उप सहयोजक आबंध है। तो NH4Cl, SO3, SO2, H2SO यानी H2O पानी। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर बताना है। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया कि उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनीय सहसंयोजक और उप सहसंयोजक आबंध है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा NH4Cl। ठीक है ना, ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है? तो पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है? लगातार उपयोग से, वेंटिलेशन की कमी से, धूल जम जाने के कारण, सेलुलोज के ऑक्सीकरण के कारण। सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? अभी तक आपने गेस किया होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? सेलुलोज के ऑक्सीकरण के कारण हो जाएगा। ठीक है ना, सही आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे देखिएगा कार्बन के 6.023 × 10⁻22 परमाणु का भार कितना होगा? तो सभी को आंसर पता होगा इस क्वेश्चन का। मोल कॉन्सेप्ट में आप लोग पढ़ते हैं ये क्वेश्चन। सही आंसर अभी तक मुझे लगता है कि आपने दे दिया होगा। सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। 23 होता है। यहाँ पे आपको क्या किया गया? थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया है। 10⁻23 होता है। ठीक है, तो अगर 23 होता तो ये होता, 22 है तो ये वाला होगा। 1.2 ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। K4NiCN में निकल का ऑक्सीकरण संख्या बताना है। तो ये निकालना होगा, तो मैं सीधा आंसर आप लोग को बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अब हम देखेंगे। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन है? तो भौतिक परिवर्तन मतलब फिजिकल चेंज होगा। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए तो कमेंट करके कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन है। हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध में दही का दूध से दही बनना, पानी में चीनी का घुलना। अब बताइए भौतिक परिवर्तन कौन सा हो रहा है? तो पानी में चीनी का घुलना, ये क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। पानी अलग चीज़ है, चीनी अलग चीज़ है। ठीक है, आगे देखिएगा। ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, ये दोनों चेंज हो जाएगा, एक अलग चीज़ मिश्रण बन जाएगा, तो ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिएगा। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है क्या? जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? अगर जल वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा तो क्या होगा? मतलब मान लीजिए कि कोई लोहा है, लोहा को ताला बना देंगे या लोहा का कुछ खिलौना बना देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। तो जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे
ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, बर्फ का गलन, दुग्ध आस्कंदन। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर में कीजिए। तो सही आंसर मैं सीधा आप लोगों को बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का बी हो जाएगा, मतलब केवल 3। क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो केवल 3, दुग्ध आस्कंदन। ये बर्फ का गलन मतलब पानी बन जाएगा, तो भौतिक हो गया। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, यहाँ भी फिजिकली ये चेंज हो गया, तो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होता है? प्रकाश के रूप में, ऊष्मा के रूप में, ध्वनि के रूप में या अम्ल के रूप में? तो जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होता है? तो ऊष्मा के रूप में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊष्मा के रूप में हो जाएगा। जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होता है ऊष्मा के रूप में। चलिए आगे देखिएगा। जंग क्या पूछा गया है कि जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, वही रहता है या अनिश्चित हो जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ता है। जंग लगने पे लोहे का भार क्या होता है? इंक्रीज होगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है? तो पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है? तो अभी मैंने बताया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेलुलोज के ऑक्सीकरण से, 7 का डी। आगे, निम्न में से क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? रासायनिक अभिक्रिया मतलब केमिकल चेंज, उसी में कुछ चेंज होगा। तो कागज का जलना, भोजन पकना, पानी का भाप में बदलना या कोयले का जलना। तो जल्दी से बता दीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया निम्न में से कौन सा नहीं है? तो पानी का भाप में बदलना, पानी का क्या हो गया? फिजिकल चेंज हो गया, मतलब पहले कुछ था अब बाद में गैस बन गया, पहले लिक्विड था फिर गैस बन गया, तो इसको फिजिकली चेंज बोलेंगे पानी को। चलिए आगे देखिएगा। शुष्क सेल में निम्न में से किस विद्युत अपघटयों के रूप में प्रयोग होता है? तो आंसर देखिएगा, मैं सीधा आंसर बताता हूँ, 9 का सीधा आंसर बताता हूँ। पहला आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। शुष्क सेल में मतलब जो ड्राई सेल होता है बैटरी में, निम्न में से किसका विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग होता है? तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। कथन ए, एक शुष्क सेल में अवशोषित नहीं की जा सकती है। एक शुष्क सेल अवशोषित नहीं की जा सकती है। शुष्क सेल से होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। ये इसमें आपको बताना है कि क्या होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब ए सही है परंतु आर गलत है। मतलब ये सही है कि शुष्क सेल अवशोषित नहीं की जा सकती है, तो ए सही हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, तो एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? यांत्रिकी, विद्युत, रासायनिक और या विद्युत चुंबकीय। तो सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है सूखी सेल में। एक सूखी सेल में, ड्राई सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। ठीक है, आगे देखिएगा। एक कार बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य होता है क्या? मतलब कार की बैटरी में क्या प्रयुक्त होता है? HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल या अशुद्ध जल। तो सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, मुझे जहां तक लगता है सही आंसर क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। निम्न युग्मों पेयर में से कौन सा टॉर्च लाइट, विद्युत सूरक, सेवर आदि संसाधनों में समानतः प्रयुक्त बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है? निकल कैडमियम, जस्ता कार्बन, सीसा पैराऑक्साइड और सीसा, लोहा और कैडमियम। तो सही आंसर आप लोग बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निकल और कैडमियम होता है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा निकल और कैडमियम। इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है निकल और कैडमियम। आगे देखिएगा, ये टॉपिक खत्म हो गया। अब चौथे एक्सरसाइज में चलते हैं। चौथा एक्सरसाइज है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है। ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट देखिएगा, चौथा एक्सरसाइज है। देखिएगा, छोटा सा एक्सरसाइज है, जल्दी से देखिए। तीसरे और चौथे समूह में के ऑक्साइड समानता गुणधर्म क्या होता है? तो बेसिक और एसिडिक, बेसिक, एसिडिक और उदासीन। तो तीसरे और चौथे में क्या होता है? तो बेसिक होता है। क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समानता गुणधर्म बेसिक होता है, ऑप्शन नंबर ए। रासायनिक तत्वों की आवर्ती सारणी के बारे में निम्न में से कौन से कथनों पर विचार कीजिए?
तो सही आंसर आप लोगों को बताना है यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। किसी एक आवर्त में अनुदिश आयतन विभव धीरे धीरे कम होता है। तत्वों की किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होता है। किसी निर्दिष्ट आवर्तक में जैसे जैसे परमाणु भार संख्या बढ़ती है विद्युत ऋणात्मक कम होती है। तो सही आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 हो जाएगा, केवल 2। रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी के बारे में निम्न कथनों का विचार कीजिए। तो तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, कम होती है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया यहाँ पे रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। किसी एक वर्ग में परमाणुवीय त्रिज्या समानता ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। ए और आर दोनों सही है। तो जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ए भी गलत है लेकिन आर सही है। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, किसी एक वर्ग में परमाणुवीय त्रिज्या समानता ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। तो ये सही चीज़ है, बट ए गलत है। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। हैलोजन में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील एलिमेंट कौन सा है, तो फ्लोरीन है। आगे देखिएगा परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है, एस ब्लॉक से, डी ब्लॉक से, पी ब्लॉक से या एफ ब्लॉक से। तो किससे संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु तत्व संख्या परमाणु एटॉमिक नंबर 29 जो हो जाएगा डी ब्लॉक से संबंधित है। चलिए आगे देखिएगा। अब यहाँ देखिएगा अगला एक्सरसाइज है एसिड बेस एंड सॉल्ट। क्या एक्सरसाइज है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो देखिएगा एसिड बेस और सॉल्ट में देखिएगा क्या क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 5 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, देखिए ठीक है। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वा रेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया गया है। तो नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। सही आंसर मैं सीधा बताता हूं दोस्तों, सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वा रेजिया निम्न में से किससे मिला के बनाया जाता है, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। चलिए आगे देखिएगा। पीएच मूल्यांकन क्या दर्शाता है, नेगेटिव से फोटो बनाने के काम में लाए जाने वाले रसायन की गुणवत्ता, किसी घोल में अम्लीय या क्षारीय होने की मूल्यांकन, भूकंप की तीव्रता का मूल्यांकन या दूध की शुद्धता को परखने का मूल्यांकन। तो पीएच वैल्यू से क्या पता करते हैं, जल्दी से बता दीजिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर सभी को पता होगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसी घोल में एसिड या बेस का पता करना, यही काम होता है पीएच वैल्यू का। आगे देखिएगा, एक विलयन में लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है तो पीएच क्या होगा, 7 होगा, 1 होगा, 5 होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 और सही आंसर आपके सामने आ चुका है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। एक विलयन लाल लिटमस से को नीला कर देता है तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। चलिए आगे देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 3। आगे देखिएगा, थ्योरी भी आप लोग को मैं करवाऊंगा दोस्तों, इससे पहले ऑब्जेक्टिव में जितना भी है उसको मैं करवा दूँ, थ्योरी भी आप लोग को बहुत जल्द देखने को मिलेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है ना कि अम्ल में पानी की विशिष्ट उष्मा बहुत अधिक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी की विशिष्ट उष्मा बहुत अधिक होती है, तो ये रीजन सही है। आगे, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर एक ऑक्सीकारक है, क्षारीय प्राकृतिक का है, अम्लीय प्राकृतिक का है या अपचायक है। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अम्लीय प्राकृतिक का है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्राकृतिक का है। चलिए आगे देखिएगा, निम्न में से देखिएगा ध्यान से, निम्न में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है, तो नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सभी, उपयुक्त में से सभी। तो निम्न में से किसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है, ये आपसे पूछा गया।
चलिए आगे, नीला थोथा क्या है? तो नीला थोथा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नीला थोथा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कॉपर सल्फेट होता है। नीला थोथा क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खाने का सोडा क्या होता है? तो खाने का सोडा सोडियम क्लोराइड, सोडियम का बाइकार्बोनेट सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो खाने का सोडा क्या हो जाएगा? तो खाने का सोडा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा। आगे देखिएगा, अभी हमने देखा क्वेश्चन नंबर 8, खाने का सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, और पेज थोड़ा ऊपर चला गया, हम देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग देख रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा गया है कि धोने के सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? तो धोने के सोडे का, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये आप लोग को बताना है। तो मुझे लगता है सभी को आंसर पता होगा। सही आंसर आप लोग बताइए, NaOH, Na2CO3, NaHCO3, CaOH द होल 2। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? सोडियम, यहाँ देखिएगा Na2CO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देख रहे हैं, Na2CO3 हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 Na2CO3। आगे देखिएगा, निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें सही आंसर मैं सीधा आपको बता देता हूँ, बहुत लंबा क्वेश्चन होने वाला है ये, तो इसको मैं छोटा करता हूँ और जल्दी से बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 और 3 सही है, 2 और 3 क्या है? सही है। देखिएगा 2 में क्या लिखा है? अग्निशामकों में पाक सोडा मतलब बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण का उत्पादन हैसन के क्लेवर संयंत्र में होता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, खाने का नमक किससे बनता है? तो खाने का नमक किससे बनता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है खाने का नमक। ठीक है, याद रखिएगा, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है खाने का नमक। उसके बाद देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो मैं सीधा आंसर आप लोगों को बताऊंगा इस क्वेश्चन का। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बेरियम और स्ट्रांसियम प्राकृतिक में मुक्त रूप से पाए जाते हैं। ये गलत है। आगे देखिएगा, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो सीधा मैं आंसर बताऊंगा कौन सा कथन असत्य है, बाकी सब सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जल में अधिक विलय होता है। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो जल में अधिक विलय होता है, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे यही हम लोग का आंसर भी होगा। आगे देखिएगा, लिखा हुआ है, जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बन जाते हैं, जिसका कारण होता है O2 गैस, CO2 गैस, CO गैस या H2 गैस। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 15, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो आप लोग को सही आंसर बताना है। H2CO3, HNO3, H2SO4, HCl। तो सही आंसर हो जाएगा H2SO4। आगे देखिएगा, मेटल एक्सट्रैक्शन और एलॉय। सही आंसर आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन देखिएगा इस टॉपिक से रिलेटेड, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम, कैल्शियम, आयरन या पोटेशियम? सही आंसर बताइए, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। अभी तक आंसर आ चुका होगा। पोटेशियम जो होता है ना, वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, क्रियाशील धातु होता है सबसे अधिक। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को हम डायरेक्ट देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है। धातु सोडियम वायु प्रभाव होने पर गल जाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है ना, सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है। केरोसिन में उसको डुबो के रखा गया जाता है सोडियम धातु को। तो ये याद रखना है आप लोग को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए साइंस में, अगर मार्क्स लेके आना है, स्कोर लेके आना है आपको, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, शुद्ध सोने कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो आप लोग को पता है, ये क्या मैं बताऊँ, 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना।
चलिए आगे देखिएगा, निम्न धातु में कौन सा सामान्य ताप पे द्रव्य में रहता है? लिक्विड में रहता है सीसा, पारा, निकल और टीन। कौन सा धातु लिक्विड में रहता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिक्विड मरकरी होता है, लिक्विड में रहता है सामान्य ताप पे। आगे, निम्न में से कौन सा जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? तो आयरन, लेड, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेड हो जाएगा। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा, निम्न में से कौन सा जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता? तो लेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिएगा, तब कौन प्रतिक्रिया तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से एल्युमिनियम, तांबे, कार्बन के, लोहे के। क्वेश्चन नंबर 6 सही आंसर आप लोग बताइएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तांबे के। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है तांबे के। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोहे जिससे प्राप्त किया जाता है, लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह क्या होता है? चूने का पत्थर, पिच ब्लेड, मोनाजाइट, रेत, हेमाटाइट। तो लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी होता है, हेमाटाइट होता है। क्या होता है? हेमाटाइट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होता है। आगे देखिएगा, यहाँ पे आपको मैच करना है, तो मैं सीधा मैच कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर हम बनाने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, देखते हैं कैसे मैच होगा। उष्मा तथा विद्युत का सर्वोच्च सुचालक कौन होता है? तो चांदी, ये तो हम लोग को पता है, चांदी। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो एल्युमिनियम है, मुझे जहाँ तक लगता है एल्युमिनियम। इसके बाद सबसे अधिक लचीली और पित कर बढ़ाई जाने योग्य धातु कौन सी है? सीसा या स्वर्ण? मुझे लगता है सोना होगा। उष्मा का न्यूनतम सुचालक कौन है? तो सीसा, ये सही मिलान होगा। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब आजकल पूछे जा रहे हैं। निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? हीरा, चांदी, ग्रेफाइट या लकड़ी? सभी को आंसर पता होगा, अभी हमने देखा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चांदी, सिल्वर। आगे, एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन सा मुख्य खनिज प्रयोग में आता है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन सा मुख्य खनिज प्रयोग में आता है? तो ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट आता है। क्या आता है? बॉक्साइट। आगे, टका एक मिश्र धातु होती है टीन तथा शीशे की। तो ये सीधा मैं बता देता हूँ, टका एक मिश्र धातु होती है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब टीन और शीशा का टका एक मिश्र धातु है। चलिए, निम्न में से कौन मिश्र धातु नहीं है? स्टील है, पीतल भी है, ब्रॉन्ज और तांबा। तांबा मिश्र धातु नहीं है, ये कॉपर प्योर होता है। आगे, जस्तेदार लोहे की चादर जंग से बची रहती है क्योंकि उन पर निम्न की परत विद्यमान होती है। तो जस्तेदार लोहे की चादर किससे बची रहती है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मतलब यसद से। जस्तेदार लोहे की परत यसद से बची रहती है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या पूछा गया कि आगे पूछा गया आपसे कि यहाँ पे देखिएगा, आगे पूछा गया है क्या पूछा गया? एल्युमिनियम पृष्ठ एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ होता है उस पर निक्षेपण होना। तो सीधा मैं आंसर बताता हूँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का। ठीक है, एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का। ठीक है ना, ये सही आंसर हो जाएगा, एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होती है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत। चलिए आगे देखिएगा, एक्सरसाइज क्या है 7, सम एलिमेंट और कंपाउंड, मतलब एलिमेंट, इंपॉर्टेंट एलिमेंट और कंपाउंड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, पानी की शुद्धतम रूप क्या होता है? नल का पानी, समुद्री जल, वर्षा का पानी या आश्वित जल? सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आश्वित जल हो जाएगा, ये पानी का शुद्धतम रूप होता है। पानी आयनिक लवणों का शुद्ध विलायक होता है, क्योंकि पानी आयनिक लवणों का शुद्ध विलायक होता है क्योंकि उसका द्विध्रुवीय आघूर्ण अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पानी आयनिक लवणों का शुद्ध विलायक होता है क्योंकि उसका द्विध्रुवीय
आघूर्ण अधिक होता है। आगे देखिएगा, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की में प्रयुक्त गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है हाइड्रोजन। आगे देखिएगा, हाइड्रोजन के जलने से क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा, राख बनेगा, मिट्टी बनेगा या पानी बनेगा? तो हाइड्रोजन के जलने से क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पानी बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोजन के जलने से पानी बनेगा, हाइड्रोजन के जलने से। चलिए आगे देखिएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या है? तो साधारण द्रव्य, भारी पानी, अमोनिया, द्रव्य अमोनिया, अमोनिया हाइड्रोजन। तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारी पानी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए आगे देखिएगा, माइका क्या होता है? तो माइका क्या होता है? उष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक, उष्मा का तथा विद्युत दोनों का कुचालक, उष्मा तथा विद्युत दोनों का चालक, उष्मा का कुचालक तथा विद्युत का चालक। तो क्वेश्चन नंबर 6 सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक हो जाएगा। माइका क्या हो जाएगा? उष्मा का चालक हो जाएगा और विद्युत का कुचालक हो जाएगा। आगे देखिए, एल्युमिनियम बनाने के लिए मुख्य खनिज का प्रयोग होता है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का प्रयोग होता है? हेमाटाइट का, लिग्नाइट का या बॉक्साइड का या मैग्नेटाइट का? तो क्वेश्चन नंबर 7 सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब बॉक्साइड का। एल्युमिनियम बनाने के लिए प्रयुक्त खनिज का प्रयोग होता है बॉक्साइड का। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये आपको मिलाना है, भंजक हाइड्रोजनीकरण। इसका सीधा मैं आंसर आप लोगों को बता देता हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन के बारे में मुझे भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मतलब है ए का 2। देखिएगा ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, मैं आपको मिला के दिखा देता हूँ। यहाँ पे ए का 2 हो जाएगा, मतलब भंजन पेट्रोलियम। उसके बाद बी का 3 हो जाएगा, मतलब प्रगलन ताम्र। और उसके बाद सी का 4 हो जाएगा, मतलब कि हाइड्रोजनीकरण खाद्य वसा। उसके बाद डी का 1 हो जाएगा, मतलब वो वल्किनीकरण रबर। तो ये हो जाएगा सही आंसर। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये खत्म हो गया शायद, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने देख लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और सेम यही काम करना है, मिलाने वाला काम करना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, पूरा क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है। सही आंसर आप लोग को बताना है क्वेश्चन नंबर 9 में, किसका मिलान किसके साथ होगा? तो हीरा तो मुझे पता है कि कार्बन होगा, हीरा क्या होगा? कार्बन होगा क्वेश्चन नंबर 9 में। और डायमंड क्या होगा? कार्बन होगा। तो ए का 4, अब ए का 4 तो एक ही जगह है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का पहला सही आंसर हो जाएगा। तो कोई एक भी पता होता है या 2 पता होगा तो आंसर तो बन ही जाता है। चलिए आगे देखिएगा, निम्न में से क्या जल से हल्का होता है? तो निम्न में से इसका देख लीजिएगा, बाकी ए का हीरा का कार्बन हो जाएगा। उसके बाद संगमरमर का क्या हो जाएगा? संगमरमर का कैल्शियम हो जाएगा, कैल्शियम होता है। बालू का क्या हो जाएगा? बालू का हो जाएगा सिलिकॉन होता है। उसके बाद मनिकाय का क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा, मनिकाय का एल्युमिनियम हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, निम्न में से क्या जल से हल्का होता है? तो एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम या मैग्नीज। जल से भी हल्का क्या होता है ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मतलब सोडियम। सोडियम क्या होता है? जल से भी हल्का होता है, ठीक है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखिएगा, किस धातु से बनाई गई मिश्र धातु को हवाई जहाज़ तथा रेल के डिब्बों के में पुर्जे में काम में लिया जाता है? तांबा, लोहा, एल्युमिनियम और इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 और सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एल्युमिनियम। किस धातु से बनाई गई मिश्र धातु का हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों के पुर्जे बनाने में काम लिया जाता है? तो एल्युमिनियम, एल्युमिनियम को इस काम में लिया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? एल्युमिनियम, कार्बन, क्रोमियम या टीन। जंग रहित लोहे बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्रोमियम हो जाएगा, ठीक है ना। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली धातु क्रोमियम। आगे देखिएगा, गैस कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो सभी को आप लोग को पता होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, हीलियम। हीलियम क्या हो जाएगा? नोबल गैस हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, तो
गोताखोर के सांस लेने से संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन नाइट्रेट होती है, ऑक्सीजन तथा हीलियम होती है, ऑक्सीजन तथा आर्गन होती है, ऑक्सीजन तथा नियॉन होती है। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन तथा हीलियम होती है। गोताखोर में सांस लेने की क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस होती है ऑक्सीजन तथा हीलियम होती है। ठीक है, आगे याद रखिएगा। आगे देखिएगा, आश्रु गैस क्या होती है? अमोनिया, क्लोरीन, हाइड्रोजन कार्बाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर ए अमोनिया हो जाएगा। आश्रु गैस क्या होती है? अमोनिया होती है। आगे देखिएगा, हैलोजन से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होती है? हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी होती है? तो हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब कि फ्लोरीन हो जाएगा। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है हैलोजन। उसके बाद निम्न में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, अमोनिया का एक गुण कौन सा है? तो अमोनिया का एक गुण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सीधा, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। ठीक है, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस क्या हो जाता है? नीला हो जाता है, नीला हो जाता है। सीसा क्या होता है? तो सीसा क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आतिशित द्रव्य पदार्थ होता है। सीसा क्या होता है? आतिश्य द्रव्य पदार्थ होता है। ठीक है ना, 19 का बी हो जाएगा सही आंसर। आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बना लिया हमने दोस्तों, 19 तक है। चलिए आगे देखते हैं, और ये अंतिम एक्सरसाइज है, काफ़ी देर हो गया मुझे बोलते बोलते। तो देखिएगा आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आखिरी टॉपिक है, कार्बन एंड इस कंपाउंड। ठीक है ना, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, फार्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है। फार्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। तो सही आंसर आप लोग बताइए, सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? जल्दी से बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। फार्मिक एसिड एसिडिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है। फार्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। चलिए ये क्वेश्चन बना लिया हमने। आगे देखिए, नींबू खट्टा किस कारण होता है? तो आप लोग को पता है कि नींबू खट्टा किस कारण होता है, तो सभी को पता है। तो सही आंसर अभी बिना सोचे आप लोग बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी होगा, साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे लैक्टिक अम्ल किस में होता है? तो लैक्टिक अम्ल दूध से संबंध रखेगा ना, लैक्टिक अम्ल दूध से संबंध रखेगा। साइट्रिक अम्ल रखेगा नींबू से। एसिटिक अम्ल और एसिटिक अम्ल किससे संबंध रखेगा? जल्दी से बता दीजिए। तो एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल इसका सही आंसर कितना है? क्वेश्चन नंबर 3 सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 1 का 3 है, 2 बी का 4 है। बी का 4 मतलब बी का तो एसिटिक अम्ल सिरका हो जाएगा। ठीक है ना, और डी का 2 हो जाएगा। एसिटिक अम्ल क्या हो जाएगा? ये दूध हो जाएगा। साइट्रिक अम्ल नींबू हो जाएगा। एसिटिक अम्ल सिरका हो जाएगा, या ब्यूटाइरिक अम्ल हो जाएगा, दूध युक्त मक्खन। चलिए आगे देखिए, निम्न गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खाने में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है? हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं एसिटिलियम, मीथेन एवं वायु, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीथेन और वायु हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन और वायु। निम्न गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खाने में अधिकतर होने वाले विस्फोट के कारण होता है? तो मीथेन और वायु। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग होता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 सही आंसर हो जाएगा, बताइए, मास्टर गैस। सही आंसर क्या हो जाएगा? मास्टर्ड गैस हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग होता था? तो मास्टर गैस हो जाएगा। ये कुछ अलग सा क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? तो मिसाइल आइसोसाइनेट, मुझे लगता है इस क्वेश्चन का सही आंसर यही पे है, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। चलिए आगे देखिएगा,
मीथेन गैस उत्पाद करने वाला क्षेत्र कौन है? तो मीथेन गैस उत्पाद करने वाला क्षेत्र कौन हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मतलब धान के खेत। मीथेन गैस उत्पाद करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो धान का खेत हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मीथेन गैस उत्पाद करने वाला क्षेत्र धान का खेत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि निम्न में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों को हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है? जिंक चूर्ण का, निकल का, प्लेटिनियम का या तांबे का? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निकल का। सही आंसर क्या हो जाएगा? निकल। आगे, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें से ऑड वन आउट निकालना है। तो सही आंसर मैं सीधा आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए, मतलब फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक है। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। ठोस बर्फ है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो ये पता है शुष्क बर्फ होता है। ड्राई आइस पूछ रहा है। कीरोटीन मानव त्वचा की बाहरी परत पर पाया जाने वाला प्रोटीन होता है, तो ये भी सही है। मास्टर गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव्य है, ये अभी देखा था हमने। आगे, एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के योग्य बनाया जाता है। एथिल अल्कोहल को क्या मिला के पीने के योग्य बनाया जाता है, ये पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब मेथनॉल पिरिडीन को मिला के एथिल अल्कोहल में निम्न मिला के, मतलब मेथनॉल एवं पिरिडीन मिलाकर पीने अयोग्य बनाया जाता है। पीने अयोग्य बनाया जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे, उस शराब त्रासदियों जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है। कौन सा इनमें से हानिकारक पदार्थ है, ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा 11 का डी हो जाएगा, मिथिलीन अल्कोहल हो जाएगा। मिथिलीन अल्कोहल हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। रसोई की गैस एक मिश्रण है किसका? रसोई की गैस किसका मिश्रण है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण हो जाएगा। रसोई की गैस क्या हो जाएगा? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण हो जाएगा। उसके बाद टेट्रा एथिलीन लेड निम्न में से क्या है? तो सही आंसर आप लोग को बताना है कि टेट्रा एथिलीन लेड क्या है। तो सही आंसर मैं सीधा बता देता हूं दोस्तों, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अस्फोटन रोधी यौगिक होता है, एंटी नॉक कंपाउंड। इसके बाद पॉलीथीन क्या होता है? पॉलीथीन पूछा गया था ना, पॉलीथीन बनता है किससे? तो सभी को आंसर पता होना चाहिए इसका। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा एथिलीन से। एथिलीन से पॉलीथीन बनता है, एथिलीन से पॉलीथीन बनता है, याद रखिएगा। आगे, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो प्राकृतिक बहुलक कौन सा है, ये आपसे पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राकृतिक बहुलक मतलब सेलुलोज हो जाएगा। प्राकृतिक बहुलक है सेलुलोज। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों वो हमने कवर कर लिया केमिस्ट्री के, और इसके बाद मैं फिजिक्स और बायो के भी टॉपिक वाइज आप लोगों को कवर करवाऊंगा, ठीक है ना। अगर ये वीडियो आप लोगों को दोस्तों अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।